लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित उत्तराखंड बीजेपी के 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इधर कांग्रेस के वरीय नेता भी अब उत्तराखंड दौरे पर लगातार आ रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी देहरादून आई, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और अब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि नारी न्याय सम्मेलन को लेकर तैयारियों को लेकर अलका लांबा बैठक करेंगी। प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी वो शामिल होंगी, जिसमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। और इन सब के बीच सवाल ये है कि इस बार देवभूमि की जनता किसके साथ है। चर्चा करेंगे, उससे पहले दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा, उनके बयान सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 में सीटें हासिल करेगी। और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 की संख्या के साथ देश में एक नई सरकार बनाने का जनमत प्राप्त करेगा। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिस लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक लाभार्थी पे जाकर उसको प्रधानमंत्री जी की ओर से उसको प्रधानमंत्री जी का सादर प्रणाम कहते हुए, उसको प्रधानमंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, उन लाभों से जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जो उसका एक जीवन नए स्वरूप में दिखाई दिया, तो यानी कि यह जो मोदी की गारंटी उसको मिली है, उस लाभार्थी के समृद्ध होने का रास्ता खुला है। ऐसा भाव लेकर हम सभी लाभार्थियों तक जाएंगे और लाभार्थी को नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम भी करेंगे। एक मिस कॉल कराएंगे, प्रधानमंत्री जी का एक पत्र उस लाभार्थी को देने वाले हैं, एक स्टिकर उसके घर पर लगाने वाले हैं। यह अभियान पूरे देश भर में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाला है। उसके बाद विभिन्न लोकसभाओं में जनसभाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, बड़ी सभाओं के कार्यक्रम, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन सभी रैलियों में शिरकत करेगा। उन सब बातों की तैयारी करते हुए इन 100 दिनों में इन सभी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो लोग वो बात करेंगी। और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं, तो वो एक बैठक है। उसका तो शाम को उनकी वापसी है। तो मतलब पूरा महिला सम्मेलन है। अभी पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका लांबा जी के कहने पर नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में वो देहरादून के नारी न्याय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रही है। तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जोरों पर है।
अभी एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से 250 जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। उधर भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। उसके साथ ही अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान हुआ। अब लाभार्थी संपर्क अभियान हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से संपर्क किया जाएगा और ऐसे 6 करोड़ जनता से संपर्क किया जाएगा जो सीधे केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुई है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं, उनका संबोधन हो चुका है। प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं। तमाम विधायकों से, पूर्व विधायकों से बातचीत हो रही है। सीटों के लिए दावेदारी भी आ रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि नेताओं का टोटा हो गया है। इस चीज़ को कांग्रेस ने गलत साबित किया है। एक एक सीट पर एक एक दर्जन से ज़्यादा लोग उम्मीदवारी भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो भी 22 फरवरी को आने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही आज की डिबेट है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरुषि सुंदरयाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। और उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आरुषि सुंदरयाल जी, आगामी 2024 का जो रण है वो कितना सरल और सुगम है कांग्रेस के लिए? समूचे राष्ट्र की बात भी करेंगे और प्रदेश उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कितना सुगम लगता है ये डगर कांग्रेस को? देखिए, इस टाइम पर भाजपा के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप देखिए, किसान जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। जो इलेक्टोरल बिल्स को लेकर मोदी, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उनको लेकर जो मोदी जी के अगेंस्ट एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बिल्स को गलत ठहरा दिया है। मोदी जी का भ्रष्टाचार सामने आ चुका है और लगभग 52,000 करोड़ की बात है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम है। प्लस ये भी सामने आया है कि पीएम केयर फंड के बारे में मोदी जी ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी और हाईकोर्ट में ये कहा है कि ये सरकारी फंड नहीं था। और पूरी तरीके से पीएम केयर फंड, आप जिस टाइम पर देश जूझ रहा था उस टाइम पर आप ये लूट खसोट कर रहे थे। दान के में लिया हुआ पैसा आपने कहाँ इस्तेमाल किया, पार्टी में लगाया, क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं। देश ये सब चीजें देख रहा है और भ्रष्टाचार को हमारा देश बहुत सीरियसली लेता है, ये सब हम लोग जानते हैं। और जिस तरीके से पूरी चीजें सामने आई हैं कि ये जो आपको 52,000 करोड़ जो है अभी तक पारदर्शी नहीं है कि कहाँ से मिला, उसके बेस पर आपने क्या बेनिफिट दिए उन कंपनियों को जिन्होंने आपको पैसा दिया या उन बिजनेसमैन को जिन्होंने आपको पैसा दिया। तो बैकडोर से ये बिल आप लाए, भ्रष्टाचार की नीयत से लाए, मनी लॉन्ड्रिंग की नीयत से लाए, ये चीज़ अब सिद्ध हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं प्रदेश की तो हमारे बड़े बड़े नेता हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता उत्तराखंड में है उनका मनोबल बहुत अच्छा है, मैं देख रही हूं, और पार्टी को जो है ज़रूर सफलता मिलेगी आने वाले चुनाव में। रविंद्र कुमार जी, विपक्ष की आपकी साथी जो प्रवक्ता है, जो एलिगेशन लगा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? और आगामी 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त क्यों है कि हर सीट पर आपने 5 लाख वोटों की जीत का अंतर रखा है? देखिए, मैं पहले तो एक बात बता दूं कि आरुषि जी एक युवा नेता हैं कांग्रेस की, ठीक है वो, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे फैक्ट चेक करती तो आंकड़े देने में आपको अच्छी सहूलियत होती। आप बार बार ये कह रहे हैं मोदी जी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया, मोदी जी ने भ्रष्टाचार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अपना वर्जन है, उसको देख के मैं माननीय न्यायालय के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो विषय एक अलग है। लेकिन अगर कोई किसी ने कहीं भ्रष्टाचार किया है तो आप साबित करिए। ये खामखा बहुत सारे लोग बिहार जाएंगे आने वाले समय में। सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। आपको आपने बोला, मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना। कब जाएंगे, क्या जाएंगे, ये आपकी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं।
जैसे आम आदमी पार्टी मनोहर कहानियां सुनाती है, आपने भी मनोहर कहानियां का कोई पुराना नॉवल पकड़ लिया, उसमें से आप पढ़ पढ़ के कहानियां सुनाते हैं, सुनाते रहिए आपके देश के बड़े नेताओं से लेके, और आज आप इस स्तर तक आ गए कि आपके सारे नेता यही वर्जन में बात करते हैं। रही बात, अब मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव को लेके पूर्ण रूप से आशावादी है। हम 400 का लक्ष्य एनडीए का अपना पार करेंगे और 370 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। इसे हम कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेताओं के काम के बल पे और हमारे देश की जनता के बल पर, जिस जनता ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव 2014 के बाद देखा है, उस बदलाव के कारण आज उनके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो महसूस करते हैं। 25 करोड़ लोग आज नए हमारे साथ एक मिडिल क्लास में आके जुड़े हैं। आज देश की जीडीपी जो है बूस्ट हो रही है, दुनिया में 5वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था है। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था खाली हम 5वें नंबर की नहीं है, सबसे ज़्यादा तेज गति से वृद्धि कर रहे हैं। 6.2 6.3 है पूरी दुनिया में। अगर 5 टॉप के अगर बात करें तो उनमें सबसे तेज है। किसी की 1.3 है, किसी की 1.2 है, अमेरिका जैसी की 1.3 है, चाइना की 2 पॉइंट के लगभग है, हम और जापान की माइनस में, हम 6.23 के माध्यम से अपनी जीडीपी को आगे ले जा रहे हैं। ये जनता के बल पे देश में काम हो रहा है, देश प्रगति की ओर है, देश में उत्पादन हो रहा है, देश की जनता जो है इस बदलाव को महसूस कर रही है। इस बदलाव के साथ इस विकसित भारत की ओर माननीय मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही है। और आने वाला समय 2024 का ये अगले 100 दिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभी लाभार्थियों के यहाँ घर जाने का जो लक्ष्य रखा है, हर बूथ पे, हर जिले के बूथ पे, हर मंडल में, हर गांव में हम लगातार संपर्क में हैं। जनता से हमारा सीधा संवाद है, माननीय मोदी जी का सीधा संवाद है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सीधा संवाद है। उसी के बल पे हम जो है इस लक्ष्य को दोबारा से प्राप्त करेंगे। जी, उमा सिसोदिया जी, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, आपका ये अलायंस है, आपका दल जो है उसमें उसका भी हिस्सा है। देश अगर बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो क्या कुछ इस इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाला है? अब चूंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने किनारा कर लिया है, उसके बावजूद भी तमाम प्रेस वार्ता के जरिए इस बात को जयराम रमेश और तमाम बड़े नेता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। देश में क्या कुछ इसका नतीजा रहने वाला है और उत्तराखंड में क्या तस्वीर रहेगी? आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है मैम? देखिए, इंडिया अलायंस जो इस समय है उसमें मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि काफी राजनीतिक दलों ने किनारा किया है और कुछ और क्लैशेस इसमें चल रहे हैं। देखिए, गठबंधन की राजनीति को चलाना इतना आसान नहीं होता और हम लोगों ने एक बहुत बड़े बृहद स्केल पे वो और पैन इंडिया हमने इस अलायंस को बनाने की कोशिश की है। और इस अलायंस में जो भी बड़े नेता जुड़े हैं तमाम पार्टियों के, ठीक है, नीतीश जी ने बीजेपी में आप चले गए, नीतीश जी, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं कमजोर हुआ है। बहुत आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, अगर बीजेपी सही तरीके से चुनाव लड़ती है, अगर फेयर होता है ये चुनाव, अगर हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन और ये चुनाव अगर ये फिर वापस हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं लेकर आए बीजेपी वाले, तो हम बहुत कड़ी टक्कर देने के लिए इसमें मतलब हम लोग पूरी टक्कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, बीजेपी फिर वही केरला स्टोरी पर बात करेगी, फिर हिंदू मुस्लिम पर बात करेगी और कहीं ना कहीं चुनाव को पोलराइज करेगी। उसका तोड़ मैं कहूँ इंडियन अलायंस के पास अभी तक नहीं है। हम उतनी गिरी हुई और घटिया राजनीति नहीं कर सकते जितना कि बीजेपी ने करी है। और अगर आज मेरी इस बात से मैं जानती हूँ रविंद्र भाई बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज आपके अधिकारी ने ये कहा है कि हाँ, मैंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में मैंने टिकटों में वो जो वोट थे उसमें मैंने धांधली करी है। इतना आंखों में उंगली देकर आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं भाई? मेरे को तो समझ से बाहर है। मतलब इतनी इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या, बिल्कुल सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आपका जो अधिकारी है वो वोट चेंज कर रहा है।
कैसे आप लोग कर पाते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कहता है कि हाँ मैंने चेंज किया। आज का ये अब ब्रेकिंग न्यूज है आज की इस बात पे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दोबारा से आप इसको जो वोटिंग हुई है उसको आप दोबारा से कराइए। आप कैसे लोकतंत्र की इस तरीके से आप हत्या कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि देश आपको देख रहा है? आप कितना पोलराइज करेंगे, फिर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, आप हर तरीके से नेताओं को जेल में डालने का प्रयास करेंगे। एक साल हमारे नेता जेल में है, अब तक चार्जशीट आप लोग दाखिल नहीं कर पाए हैं। हर बार कोर्ट पूछता है कि चार्जशीट कहाँ है, चार्जशीट कहाँ है, लेकिन उसके बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है सीबीआई की जो ऑफिसर्स हैं वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सारे केसेस हमारे सामने हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मीडिया को मालूम है किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इस समय देश में हो रही है और पूरा देश इसको देख रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, पोलराइज की जो आपकी राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उस घटिया राजनीति से हम लोग हार जाते हैं। वो घटिया राजनीति उस स्तर पर गिरकर ना आम आदमी पार्टी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है, ना हमारे अलायंस से जुड़ी हुई तमाम पार्टियां कर सकती हैं। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अपने देश के लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि बीजेपी की इस घटिया राजनीति को समझें। अभी आपको ठीक लग रहा है कि हाँ हम लोग 300 लेकर आएंगे, हम लोग 400 लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस देश का लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या होगी। और यहाँ तक भी सुनने में आता है, लोग चर्चाएं करते हैं कि शायद इसके बाद हमारे हिंदुस्तान में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, जो और जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है। जी वीरेंद्र शर्मा जी, ये बड़ी बात कही है उमर सिसोदिया ने, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे अभी देहरादून हाल फिलहाल में, तो उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा था कि इस चुनाव के बाद ऐसा अंदेशा लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। इसको किस रूप में आप राजनीति के चश्मे से देखते हैं, और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या कुछ रहेगा, बाहर बाजार में क्या कुछ अफवाहें हैं और पॉलिटिकल जो हलचलें हैं, इनको देखकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए रोहित जी, पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना अपना एक वक्तव्य होता है। पार्टी दूसरी पार्टी के नेता सत्ता दल पे क्या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो उनका अपना एक पार्टी का निजी स्टेटमेंट है। मैं आपको एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते चुनाव 2024 में क्या जनता का मूड है, किस ओर जा रहा है, उसके विषय में मैं आपके सामने दो बातें रखूँगा। देखिए, मेरी नज़र में 2024 में इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई इसलिए दिखाई देती है। मैंने बहुत सारी पीछे बहसों में ये बात उठाई है और मैंने कहा है कि बीजेपी क्यों आज, अगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, उसका कारण ये है कि बीजेपी जो है समय समय पे क्रम अनुसार हमेशा अपने चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहती है और जनता के बीच में अपनी प्रेजेंस दिखाते रहती है। देखिए, बीजेपी का अभी कल ही आपने देखा है राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था, उसमें भी बीजेपी के हर प्रदेश से वहाँ पे सब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक पूरे देश को उनके जो नेता है, चाहे अमित शाह जी है, नड्डा जी है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने एक साफ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप जन जन तक जाइए और हमारी 10 साल की उपलब्धियां गिनवाइए। और ये कोई बुराई नहीं है, हर नेता का, हर सरकार का, हर पार्टी का वो अधिकार है जो उसने कार्य किए हैं। जनता उसको कितना मानती है ये समय बताएगा, परंतु पार्टी का अपना एक चुनाव मैकेनिज़्म होना चाहिए, चुनाव लड़ने का एक तरीका होना चाहिए और वो तरीका बीजेपी में मुझे इस वक्त एक्टिव नज़र आता है। मैंने कहा था कि कांग्रेस की विडंबना या इंडिया अलायंस जो आज बना है, उसकी अभी तक रूपरेखा तैयार नहीं हो रखी है कि उनके चुनाव में क्या प्रचार में वो किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। आज तक हमने बस यही सुना है इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में ये दल आपस में जुड़ रहे हैं। 2 या 3 आपस में बड़े नेताओं की मीटिंग के सिवाय
आप मुझे एक कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग बता दीजिए जो कि इंडी अलायंस के नेताओं ने आपस में मिलके की होगी। बल्कि यहाँ तक सुनने में, जब राहुल गांधी जी अपनी अलग ही यात्रा निकालने चल दिए भारत न्याय यात्रा के लिए, तो उसमें जिस जिस प्रदेश से वो जा रहे हैं वहाँ के जो उनके सहयोगी दल है उनको तक निमंत्रण नहीं देते वो। यहाँ तक अखिलेश यादव ने ये बात मीडिया में आके कही कि हमें उन्होंने इनवाइट नहीं किया कि आओ आप भी हमारे साथ जुड़ो और उस स्ट्रीम में चलो जो हम बात कहना चाह रहे हैं। भैया फिर किस बात का अलायंस है आपका? आप क्या अलायंस बना रहे हैं? आपका एक मत नहीं है। आप जनता के बीच में क्या विजन देना चाह रहे हो 2024 के लिए कि हम इंडी अलायंस में आके ये काम करेंगे? देखो ये करना होगा। उमा सिसोदिया जी की मैं बात सुन रहा था। देखिए उनका अपना पार्टी की तरफ से जो उनका अपना पार्टी का निजी स्टेटमेंट है वो उनका एक अपना अधिकार क्षेत्र है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। परंतु ये बात सच है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का एक चुनाव लड़ने का एक तरीका और एक सिस्टम और एक मैकेनिज्म है और उस तरीके को वो अप्लाई कर रहे हैं। और वो पहले से ही, जब से मोदी जी आए हैं तब से वो उस चीज़ को उस तरीके से जनता के बीच में अपनी प्रेजेंस बताने में सफल हुए हैं। और कितने चुनाव आ गए हैं, किन किन राज्यों में चुनाव आए हैं, हर जगह उनको जीत का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप एक सिस्टम से, अपने एक जो आपकी पार्टी का सिस्टम है उस पार्टी के सिस्टम के हिसाब से आप चुनाव प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और उससे आपको सफलता मिलती है। परंतु कांग्रेस, मैंने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर बूथ पे उनका कार्यकर्ता था, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, मिडिल, मध्य भारत, कहीं पे भी आप जाके देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मिलेगा। लेकिन उनका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो केंद्र में है वो, उसका एक विजन नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर पा रहा है, उनको उनमें ऊर्जा नहीं भर पा रहा है। ये करना पड़ेगा अगर आपने चुनाव जीतना है, अगर बीजेपी से लड़ना है। बीजेपी के इतने बड़े बड़े लक्ष्य आप सुन रहे हैं, बीजेपी कह रही है अब हम 400 लेंगे, क्यों हो रहा है? भारत जोड़ो यात्रा का या भारत न्याय यात्रा मैंने का उसकी, आपने कोई वीडियो देखा है? मैंने देखा, कितना पब्लिक है हमारे साथ अच्छा में? नहीं, मैं आपको बता रहा चलिए हूँ, शर्मा जी। आज ऐसा महसूस हो रहा है, आज बीजेपी के दो प्रवक्ता हैं पैनल में। आरुषि जी, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर आपको देता हूँ मौका, आपको मौका देता हूँ बोलने का। फिल्टर डाउन कर दीजिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। उसकी मैंने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्वेश्चन आवर में और तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अंतिम वक्तव्य वीरेंद्र शर्मा जी दे रहे थे राजनीति उत्तराखंड की और समूचे राष्ट्र की 2024 के चुनाव से पहले किस रूप में चल रही है और उनका आकलन क्या कुछ कहता है। बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए हैं विपक्ष पर, कांग्रेस पर, कि कांग्रेस को होमवर्क करने की ज़रूरत है, कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है, कांग्रेस अपना विज़न स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जो अलायंस है ये कितना सफल होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों का हम जवाब ले लेते हैं। आरुषि सुंदरियाल जी, क्या लगता है कि प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर हम चंदे की बात करें तो आपकी पार्टी ने सिर्फ 25 लाख रुपए ही जुटा पाए हैं। क्या पार्टी में की लोकप्रियता कम हो रही है? फंडिंग नहीं होगी तो चुनाव कैसे जीतेंगे? पार्टी के झंडे, डंडे, बैनर, कैसे पॉसिबल होगा चुनाव में जाना? देखिए, भाजपा की साफ तौर पे घबराहट देखिए कि एक तरफ इलेक्टोरल बिल में जो भाजपा को बड़ा झटका लगता है सुप्रीम कोर्ट से, जो है 52,000 करोड़ का इनका बड़ा घोटाला बेनकाब होता है, उसकी बौखलाहट ऐसी कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट इन्होंने फ्रीज करवा दिया। तो ये इनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा कांग्रेस से कितना घबराती है। आप चाहे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव देख लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में खुद आके अब कबूल हो चुका है इनका जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। तो ये लोग जो चुनाव जीत रहे हैं वो कोई अच्छी नीति से नहीं जीत रहे हैं। इनका जो पैटर्न है, मैं जो है वीरेंद्र शर्मा जी को भी कहना चाहूंगी, वो पैटर्न इस लायक नहीं है कि हम उसे कॉपी करें या अडॉप्ट करें, बिल्कुल इस लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस फ्रेम पर है बिल्कुल सही है और देश का जो समझदार नागरिक है, जो पढ़ा लिखा नागरिक है, जो दिमागदार व्यक्ति है, वो अच्छी तरीके से ये बात समझ रहा है कि भाजपा देश में क्या खेल खेल रही है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अंधभक्तों की जो तादाद है, वो इस समय जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने जो धर्म का
अफीम लोगों को चटा रखा है, तो उसका असर उतरने में वक्त लगेगा। और सिर्फ इस पैटर्न पे अगर भाजपा ना जाए तो वो चुनाव कतई नहीं जीत सकती। अगर भाजपा अपनी ये जो घटिया राजनीति है, जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति है, इसको छोड़ दे और ये जो चीटिंग्स ये लोग करते रहते हैं, आप देखिए ये सब कुछ बेच चुके हैं अपनी पार्टी के लिए संसाधन इकट्ठा करने में। ये बात तो सिद्ध हो रही है साफ साफ कि 95% ऑफ इलेक्टोरल बिल्स आपको मिल रहा है ना। आप इतना पैसा आपको क्यों दिया लोगों ने? कौन सी कंपनियों ने आपको इतना पैसा दिया? किस लिए दिया? आपके जो है, आप ये देखिए कांग्रेस के लिए बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप देखिए 70 साल में कांग्रेस ने जो भी किया, अपने सबसे साधारण कांग्रेस का कोई कार्यालय आप देख लीजिए कितना साधारण है। आप AICC देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड का कार्यालय देख लीजिए, कोई सा भी, इनके 7 स्टार कार्यालय, 7 स्टार कार्यालय, एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो इलेक्शन कमीशन बताएगा ना बाद में। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की कमियों की बात करी थी, लेकिन देखिए पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। एक इससे बड़ा काला दिन लोकतंत्र को देखने को कहां मिलेगा कि आप चुनाव से पहले किसी पार्टी का अकाउंट ही फ्रीज कर दो। जो नेता छोड़ के कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो आखिर में कांग्रेस का कमरा या कांग्रेस के जो तमाम जो कक्ष है वो खाली होते जा रहे हैं। कांग्रेस में देखिए पुराने पत्ते झड़ेंगे तो नए पत्ते आ जाएंगे। नेताओं की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी नेताओं की कमी नहीं होगी। आप देख लीजिए दावेदारियां जिस प्रकार से हो रही हैं, स्पष्ट है कांग्रेस के पास कभी नेताओं की किल्लत ना हो सकती है ना होगी। ये जरूर है कि हाँ, कुछ जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जहां जिस तरफ उन्हें दिखता है कि चकाचौंध नजर आती है तो उस तरफ आकर्षित जरूर हो जाते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में इनको जो है अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जब अगर चुनाव बिल्कुल फेयर तरीके से होगा और देश की जनता ये सब देखेगी कि किस तरीके से भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, किस तरीके से भाजपा चीटिंग कर रही है, किस तरीके से ये लोग जो है लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आ रहा हूं माँ जी, आ रहा हूं मैं। तो बिल्कुल इस पे वर्क भी होगा और जनता को नजर भी आएगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से जो इलेक्टोरल बिल्स ये बैकडोर से लेकर आए थे, मनी बिल के रास्ते लेकर आए थे, गलत तरीके से लेकर आए थे, गलत नीति लेकर आए थे, गलत नियत के साथ लेकर आए थे, वो पूरा बेनकाब हो चुका है। PM केयर फंड, वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरा PM केयर फंड खा गए। उसके बारे में बता तक नहीं रहे, डकार तक नहीं ले रहे कि क्या कहां हजम किया है PM केयर फंड, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। जवाब लेते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, कितना बड़ा पेट है आपका, खाते जा रहे हैं, डकार भी नहीं ले रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये मनोहर कहानियां आम आदमी पार्टी जो पढ़ती थी वो किताब इन्हें पकड़ा दी मनोहर कहानियां की। आप देखिए क्या होता है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे ये कांग्रेस हो, ये सारे एक ही शाखा से निकले हुए भ्रष्टाचारी लोग हैं। देखिए अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता, देखिए कोई भी फैसला हो वो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते ना हम उसे कहते। अगर इनके जरा सा इनके पक्ष में हो ना, ये तुरंत उसे लपकते हैं कि अरे देखो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी आप देखिए कि इनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ ना, 125 करोड़ रुपए बकाया था इनकम टैक्स का। आप जवाब क्यों नहीं देते भाई, हमारा क्यों नहीं दिया आपने इनकम टैक्स? जो टैक्स का पैसा था वो आपने नहीं दिया, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब एक जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत एक आपके खिलाफ कोई बात हो जाती है तो आप उसे सीधा इल्जाम लगाते हैं मोदी जी ने कर दिया। ऐसी में उमा सिसोदिया जी को सुन रहा था कि चंडीगढ़ वाला सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसपे ये कहा है वो रद्द भी हो गया है या इस्तीफा दे दिया वहां के मेयर ने। तो आप ये लगाइए कि वही न्यायालय एक कानूनी प्रक्रिया के तहत 6 नोटिस दे चुका है केजरीवाल को, लेकिन उसे केजरीवाल जी कहते हैं उसे मैं मानता नहीं, मैं आऊंगा नहीं। अरे भाई आप क्यों नहीं जाते? अच्छा वही कोर्ट, वही न्यायालय 10-10 बार 20-20 बार ये बार बेल के लिए जाते हैं कि हमें बेल दे दो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे और इनके अन्य नेता हो, चाहे संजय सिंह हो। न्यायालय क्यों फटकार के वापस भेज देता है आपको? भाई आपका कहना है कि कोई इसमें कुछ नहीं है, न्यायालय बिल्कुल देखिए सबके लिए है न्यायालय, आपको क्यों नहीं बेल देता है? क्यों आप प्रमाणित नहीं कर पाते कोर्ट में जाके कि ये सब झूठे खिलाफ हैं, देखो जी ये तो कुछ नहीं है, तो भाजपा की
बनाई हुई साजिश है। चलिए क्यों उमा जी कोर्ट- जवाब दीजिए। 10 सेकंड बोलूंगा। कोर्ट इनको क्यों बार बार वो भगा देता है? तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इनके थोड़ा सा इनके कहीं पक्ष में आ जाता है तो इसे ये पकड़ लेते हैं, जहां इनके खिलाफ है वहां ये बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, न्यायालय तो सबके लिए है ना, वो डिसीजन हमारे लिए भी है, चाहे हमारे पक्ष में है या खिलाफ है, हमें मान्य है। जो कोर्ट ने कहा हम उस पर टिप्पणी नहीं कर चलिए, सकते। 10 सेकंड हो आप गए। लोग हरा देते हैं और आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी बात है। हम कैसे भरोसा करें, देश कैसे भरोसा करेगा कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोग धांधलियां नहीं करेंगे, आप लोग ईवीएम में गड़बड़ियां नहीं कराएंगे, आप लोग और तमाम तरह की धांधलियां नहीं करेंगे। आप ये देखिए, मेयर के चुनाव में आप लोग अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सामने सामने वोटिंग हो रही है, सामने सामने लोग अपना पक्ष रख के गए हैं और आपके वहां पर बैठाए हुए आपके अधिकारी वहां पर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख देख कर आप वो चेंज कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से आप लोग, कुछ तो अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग ये देखिए ना कि आप लोग कर क्या रहे हैं इस देश के साथ। आप लोग फेयर के गेम क्यों नहीं लड़ रहे हैं हमारे साथ? हम हारेंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में हम लोग हारे, मैं लाइव टीवी पे बैठ के अपनी हार स्वीकार करती हूँ। पहले भी मैंने कई बार बोला है कि हम लोग अपनी हार स्वीकार करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में रही। आप लोग क्यों नहीं अपनी हार को स्वीकार कर लेते मेयर के चुनाव में? आप लोग क्यों इस तरह की धांधली करते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता भाई, हम अपने देश की राजनीति को किस तरीके कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र भाई यहाँ बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी कमियां कांग्रेस की गिनाई, बहुत सारी कमियां उन्होंने हमारी गिनाई, मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन कम से कम जो देश में गलतियां हो रही हैं, जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको तो आप स्वीकार कीजिए कि जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और आप फेयर गेम लड़िए आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ। हम लोग फेयर आपके साथ चुनाव में आते हैं। अगर हारेंगे तो हारेंगे, जनादेश हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम भाई ये सब हरकतें बंद कीजिए कि आप लोग इलेक्टोरल जो वोट्स हैं, जो हमारे वोट्स हैं, उन्हीं में आप लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर। ऐसा नहीं होता वीरेंद्र भाई। आज आपके हाथ में सत्ता है, कल को ये सत्ता आपके हाथ में हमेशा नहीं रहेगी। कल को ये सत्ता किसी और पार्टी के हाथ में आएगी, उस समय सोचिए फिर क्या होगा। अगर आप लोग इस तरह की गिरी हुई राजनीति पर अगर आप लोग उमा बहन, इतना ज्ञान माननीय केजरीवाल जी को दे दीजिए। 6 बार नोटिस मिला हुआ, क्यों नहीं जा रहे? जाके अपनी सत्यता क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों नहीं प्रमाण देते? ईडी ने आप सारा ज्ञान हमारे पे क्यों दिखा रहे हैं? नोटिस का जवाब दिया कि आप नहीं, हमें नहीं, किस बात नहीं, पे नहीं, बुला रहे हैं ये बताएं। वो भ्रष्टाचारी कह रहा है ईडी, उसके पास सबूत है। भाई ईडी अब तक ये नहीं बता पाया है कि किस वजह से वो केजरीवाल अच्छा, जी एक को बात और बुलाना देखिए चाहते हैं। देखिए अरे तो देखिए बुलाने की जरूरत क्या? आप मैं बोलिए उमा केजरीवाल जी के ऑफिस में उमा बहन, जाकर आप बात मेरी कीजिए, बहन है, बहुत क्या अच्छी किया? साथी हैं, हमारी साथी प्रवक्ता हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो बातें विधानसभा में खड़े होके केजरीवाल बोलते हैं, वो आके बाहर क्यों नहीं बोलते हैं? बस मुझे एक बात का और जवाब दीजिए। देखिए, किस प्रकार से विधानसभा का दुरुपयोग किया जाता है, ये केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं है। वो हमेशा उसे चालू रखते हैं और वहां जाते हैं, वहां अंट संट बातें करते हैं, क्योंकि वहां उनका एक अपना अधिकार होता है। कोई जो है रविंद्र भाई, इलेक्ट सबसे आदमी बड़ा के ऊपर कोई संगठन BJP, व्यक्ति के आप ऊपर लोग कोई वो बहुत नहीं छाती बन ठोक सकता के मामला। कहते हैं कि अच्छा, हम मैं इसी दावे से सबसे कहता बड़ा हूँ केजरीवाल संगठन जी से, है। जो वो विधानसभा के अंदर आरोप लगाते हैं, वो आगे बाहर लगा के दिखाएं। इतना घबराए हुए हैं आप आम आदमी पार्टी से। सुनिए ना, हम तो सिर्फ एक बात करें। आप मेरे को ये बता दीजिए, जो विधानसभा आज ही की बात ले लीजिए, आज जो उन्होंने कहा है, वो बाहर आके कहने में, जो आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा आपकी बात को, नहीं कह सकते। देखिए, सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल है। ईडी को अगर देखिए, मैं बोल रहा तो हूँ, केजरीवाल जी के ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप लोग क्यों अपने ऑफिस में बुलाना अरे चाहते नहीं, हैं? क्यों, सीधी-सी कौन बात ऑफिस में बताइए बुला ना। रहा है भाई? आपको कोई जांच करनी भाई है, आप जाइए और बात भाई, कीजिए। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बुला रहा है भाई। अपने आप में एक जो है संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल नहीं कह रहे। इस संविधान ने अधिकार दिया उसे पूछने का। उसका जवाब आप उसके जाके वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों भागे फिर रहे हैं? भाई क्वेश्चन, जब ईडी ने हमें यही नहीं बताया कि वो हमें किस बात के लिए बुला रहे हैं। सुनिए जी, ये देखिए, ये मन गढ़ंत फिर मनोहर कहानियां, केजरीवाल जी को फिर समझना मनोहर कहानियां, फिर मनोहर कहानियां। मनोहर आप जाके कहानियां नहीं, जो सच्चाई सुन है मैं वो लीजिए, बोल रही आप हूँ। जाके वहां क्यों नहीं बताते भाई? आपको अरे कोर्ट बेल नहीं देता आपके किसी मंत्री को,
किसी मंत्री को बेल नहीं देता। चलिए आरुषि सुंदरयाल जी, अगर आप केजरीवाल मेरा जी प्रश्न की ये है जगह कि हो आप और लोगों का आपको कोई इंडिया चीज गठबंधन बोले कि अस्तित्व आप में आइए है, और हमारे ऑफिस में आके जैसा कि जवाब अरविंद दीजिए, तो आप केजरीवाल या जाएंगे, जो आप शराब कम से कम प्रकरण ये का तो मसला पूछेंगे उठ ना रहा कि है, भाई मुझे क्यों बुलाया ये जा रहा तमाम है। विषय अब जो आप ये है भी नहीं क्या बता पा इंडी रहे हैं कि गठबंधन क्यों जो बुला है रहे हैं, तो आगामी इतना 2024 के इतना अंतर्गत टाइम नहीं है उठाने वाला केजरीवाल है, जी के पास कि जैसा वो उमा जी वहाँ कह जाएं रही और हैं। वहाँ जाके अपना टाइम खराब करें। मैं आपका आपको क्वेश्चन कुछ नहीं समझ पूछना है पाई केजरीवाल जी के ऑफिस आइए और पूछ लीजिए। 2 मिनट। मेरा सवाल ये है कि हाँ। जिस शराब घोटाले की बात हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ की बात कर रहा है, इस पूरे इशू को जिसमें 2 नेता जेल में हैं आम आदमी पार्टी के, इस विषय को इंडिया अलायंस जो है मुद्दा बनाएगी चुनाव में? देखिए, अभी जिस फैसले पर, जिस मुद्दे पे कोई न्यायालय से फैसला नहीं आया, जिस पे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसको फिलहाल हम क्या उस पे बोल सकते हैं। पर ये बात नहीं, तो आपके- है आप- कि अच्छा, नेशनल हेराल्ड में बोल दीजिए जमानत पे हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। ये उस पे बता जो दीजिए। इन्होंने न्याय व्यवस्था है, जो इन्होंने ईडी वगैरह, ये सारे के सारे इन्होंने जो सरकारी तंत्र हैं, इन्हें अपना जो है वेपन बना लिया है। अच्छा, बीजेपी आरुषि का जो काम है वो क्योंकि वो उनका जो आरुषि साफ जी, साफ सिर्फ उनका इतना एजेंडा जवाब। देखिए, नेशनल वो हेराल्ड लोकतंत्र मामले की- में लोकतंत्र की 2013 का हत्या करना मामला, चाहते हैं। सुप्रीम वो कोर्ट सिर्फ ये के चाहते हैं। कहने पे सीबीआई जांच की वकालत हुई, जांच होने के बाद पता लगा कि गड़बड़ी करी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, दोनों अभियुक्त बने, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से ये जमानतें ली। आपकी मनगढ़ंत बातें नहीं, हैं, आप मनगढ़ंत उसमें कहाँ है भाई? आपके अगेंस्ट फैसला आता है, अरे मोदी भाई जी मनगढ़ंत का है, मोदी मैं जी तो का आपको दामन कोट बड़ा कर रहा साफ हूं। नजर आता है सुब्रमण्यम आपको। स्वामी आपके 2013 अगेंस्ट फैसला आता है, आपकी सरकार आपको- थी। तब तो आप कुछ नहीं आपकी बोलते। सरकार थी, हमारी मोदी नहीं जी थी। के भ्रष्टाचार पे आप कुछ नहीं 2013 बोलते। में सरकार आप भी इतने आपकी बड़े थी। बड़े घोटाले आपने कर डाले, आप उन पे कुछ नहीं आपकी बोलते। सरकार थी। आप सिर्फ दूसरों पे दोष आप आरोपण थे चाहते हैं। सत्ता में। अब आप बताइए अपनी- ना, अपनी- वो अपनी प्रेजेंट की भी क्या तो बात सुप्रीम करिए। कोर्ट ने सही किया? आप पीएम देखिए, केयर मैं फंड का बार-बार तो जवाब किसलिए दीजिए। कहता हूं कि पीएम इनके केयर फंड का जो भी तो बयान जवाब होते हैं दीजिए। वो सिलेक्टिव होते हैं। आपके आपके जो 90 इनको थोड़ा सा लगता है ये हमारे पक्ष में, उसे ये तो कैच कर आप लेते भी तो हैं। वही कर रहे हैं। नहीं, उससे हम तो ज्यादा नहीं आप कर क्या रहे, कर रहे हैं? हम आप तो क्या कह कर रहे हैं आप माननीय मुझे- न्यायालय ने आप जो ये कहा है बताइए, हम उसकी क्यों नहीं? टिप्पणी क्यों? नहीं कर सकते उसकी विषय क्यों में। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं देना चाहते मोदी अरे जी? कहाँ है भाई, किसने मांगा है? कहाँ? तुम्हारे मांगने से हो जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। आप तो अरे हाई कहाँ कोर्ट में बोल मोदी दिया, जी किधर ने बोल दिया? हाई कहाँ कोर्ट में मोदी कौन जी सी ने बोली ये बात। किस जगह बताओ, कहाँ हाई बोली कोर्ट है? में मोदी जी ने बोली ये अरे बात भाई, कम कि कहा जी। क्या कहीं कहते हैं, नहीं है, पीएम आपको- केयर फंड कोई सरकारी आप फंड मुझे नहीं है, बताइए इसका ना किस उसका जगह हिसाब है। नहीं देंगे। आप मोदी जी लीजिए, ने आप मना किया बताइए, पीएम गूगल केयर में फंड सर्च करके बता दीजिए। चलिए, आप व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ज्यादा आप ना चलाया करिए। व्हाट्सएप व्हाट्सएप के चक्कर यूनिवर्सिटी में की बात जो आप है कर रहे बहुत हैं। सारी चीजें खराब पीएम हो रही केयर है फंड का कांग्रेस कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो इतना पैसा ले अरे लिया, भाई वो सोनिया आप गांधी और 95% सोनिया ऑफ गांधी के ऊपर इलेक्टोरल था। बॉन्ड्स जो है आप खा के बैठे हैं PM उसमें। लेकिन आरुषि जी, जो आप नहीं दे पीएम पा केयर रहे हैं। फंड जो है वो परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका वो रहेगा, जिसको हटा के जो है अलग से वो बनाया प्रधानमंत्री, जो है मैं नाम नहीं ध्यान कर पा रहा, लेकिन पीएम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बनाया। पीएम केयर फंड को खत्म करके पीएम केयर फंड का हिसाब सोनिया गांधी जी नहीं दे रही, जिसकी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नामित किया हुआ था। पता नहीं क्या मनगढ़ंत बात। अरे मनगढ़ंत कहाँ है भाई? आप कैसी बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी क्यों देगी पीएम केयर फंड का भाई हिसाब? उसमें दे रखा है, जो उसका अध्यक्ष होगा वो उसमें हमेशा से सदस्य ऐसा रहेगा। आप लोग हिसाब हम दें, ये कोई बात है? भाई हिसाब तो देना पड़ेगा ना। इतनी सेंसलेस बातें आप कैसे कर लेते हैं? अरे सेंसलेस क्या है भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ, व्हाट्सएप से थोड़ा दूर रहो। आप रहे व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है दिक्कत हो रही है। और अरुषि बहन, मोदी जी के PM केयर आप फंड का युवा हिसाब नेता आप हो, सोनिया गांधी जी से उभरती हुई मांगेंगे? नेता हो, ये अगर कैसी इस बातें कर तरीके रहे से हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बातें आप कहाँ से राजनीति सुन की के आते शुरुआत हैं? करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। बीजेपी में ये सब मैं बता यही रहे सही कह रहा हूँ। आप गलत पार्टी में हैं, आप एक अच्छी नेता हैं, आपको सीखने की जरूरत है। नहीं, सच मैं में, तो आपको नहीं, ऑफर दे रहा हूँ। ये जोकों देखिए, का नहीं है, सच में ये जोकों का आप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आ आपने सकती कहा है, नहीं तो आपने कहा ये है। आपकी नहीं, वाकई में, ये काफी वायरल होने लायक वीडियो है कि आप कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड का हिसाब जो वो है सोनिया ना, गांधी जी आपका दे। जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप तक खड़ा कर देंगे। मैं बता रहा हूँ नहीं नहीं, आपको। आप मतलब आप कह कैसे सकते हैं पीएम केयर फंड का हिसाब सोनिया गांधी जी दें? थोड़ा क्लियर कर दिए, समझा दीजिए ना फिर। ये तो कह नहीं रहा हूँ। नहीं, ये देखिए, नहीं, पीएम नहीं, केयर ये फंड क्या समझना होता बहुत था? मुश्किल है किसी पीएम के केयर लिए। फंड में एक ऐसा क्लॉज था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी का, वो हमेशा उसका सदस्य रहेगा, जिसको बाद में 2014 के बाद प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कर दिया गया। पीएम केयर फंड में पहली बात तो कोई पैसा 2014 के बाद से नहीं गया।
प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अरे पैसा जाता है। कोरोना वाला मैं वही PM बता केयर रहा हूँ। फंड, अरे नहीं भाई उसका नहीं, हिसाब आपको कैसे पता ही नहीं है। सोनिया वही तो गांधी कह रहा हूँ, जी व्हाट्सएप करते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। पीएम केयर फंड होता था कांग्रेस का, जिसमें सदैव कांग्रेस के सिग्नेचर के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता था कांग्रेस के कोरोना अध्यक्ष। फिर के आगे- टाइम आगे- आगे पे- बताइए। कोरोना के टाइम पे जो करोड़ों रुपए आए हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कहाँ पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में आप जा रहे हैं। आप सोनिया गांधी जी से आप चलिए, केयर रिलीफ फंड में- बन गया, उसके बाद रिलीफ फंड बन गया, उसके बाद फिर उसके बाद तो रिलीफ फंड है, उसका जो उसमें रिलीफ के लिए जो योजनाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं अपने विवेकानुसार। तो उसमें चपरासी की भूमिका में सोनिया गांधी थी। नहीं 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 नहीं। देखिए पीएम केयर फंड जो होता था, जो इन्होंने शुरुआत की हुई थी, आप उसमें आप कोरोना पूरा के टाइम पढ़ेंगे पे जो तो आपको आप पता PM लगेगा खुद आके जो कि दान उसमें मांग रहे थे, उसकी बात बताइए उसमें ना। जो है कांग्रेस का अध्यक्ष, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के ये बगैर जानकारी आपने उस कहाँ से फंड प्राप्त को की? इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आप अरे जानकारी कहाँ है, कोई ये व्हाट्सएप जानकारी- थोड़ी ना पढ़ते हैं नहीं। आपकी तरह। नहीं, आप ये- जाके देख लो, अभी आपके पास मिल कोरोना जाएगा। के टाइम पे जो पीएम फिर केयर फंड उसके है बाद उसका हिसाब आप क्योंकि- सोनिया गांधी जी से किस बिहाफ पे मांग अरे रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इनका कहना ये है अरे आप जो सुब्रत ये- दयाल जी, वही कह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं सही बता रहा हूँ, आप दूर हो जाओ इस पार्टी से, नहीं तो आपकी जो ज्ञान जो बढ़ने की वो है ना, वो यही ग्रोथ रुक जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप इसे छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। कांग्रेस को पीछे छुड़वा लो, बड़े बड़े नेता छुड़वा रहे, आप भी छुड़वा अरे लो। बट ये नहीं तो बताइए कि व्हाट्सएप सोनिया गांधी जी कोरोना के नहीं, टाइम पे देखिए- पीएम केयर फंड में जो देखिए, मैं पैसा आया आपको उसका नहीं- हिसाब कैसे दे पाएंगे? देखिए मैं आपको नहीं समझा सकता, मुझे पता लग गया आपका नेता नहीं, राहुल आप देश गांधी की है। जनता को मेरी समझा बात दीजिए। जनता समझ चुकी है। मुझे मैं नहीं लगता आपको नहीं समझी समझा है। सकता मेरी मुझे बहन। नहीं लगता। आपका नेता राहुल गांधी है। वो समझेगा आपकी बातों को। मेरी बात ये तो जनता राहुल समझ गांधी चुकी जी- है। राहुल गांधी जी जिसे भी नहीं समझ समझ आनी पाएंगे। चाहिए थी उसे वो समझ आ गई है कि मैं चलिए। क्या कहना चाह रहा हूँ। वीरेंद्र शर्मा जी, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अपना फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए रोहित जी, ऐसा है, चुनावी प्रक्रिया को लेके या आगामी चुनाव प्रचार को लेके हमारी जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में यह है कि देखो विपक्ष को अगर इस टाइम बीजेपी से लड़ना है या एनडीए से लड़ना है तो आपस में समन्वय बिठाना पड़ेगा। अलग अलग दल को समन्वय बिठा के और फिर अपना विज़न और अपने मुद्दे कि हम एक साथ जनता के बीच में लेकर कैसे जाएं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर विपक्ष मजबूती से लड़ना चाहता है, सिर्फ इंडिया अलायंस नाम देना और उसका बस बैठकें 2-4 बैठकें बड़े बड़े नेताओं की करना ये काफ़ी नहीं है। अच्छा आज शर्मा जी, के- एक चीज और है, चुनाव से पहले अब तक जो हुआ सो हुआ। हाँ। अगर चुनाव से पहले फिर इस तरह की टूट फूट जैसी स्थितियां आती हैं तो फिर ये संकेत अच्छे नहीं होंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गठबंधन का मतलब ये होता है कि आपकी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। आपने जनता के बीच में जाके क्या बात रखनी है। अब अगर आप अपनी ढपली पीटते रहेंगे अलग अलग राज्यों में, अब यहाँ तो मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं इसकी ठीक से एनालिसिस करूँ तो भैया पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अकेले यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों के साथ यहाँ पे सीटें मिक्स नहीं करेंगे, दिल्ली में भी हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन किस बात का। ममता जी कहती है बंगाल में आप नहीं आएंगे, बंगाल में मैं अपने हिसाब से सीटें तय करूंगी, जहां मेरा गढ़ है वहां मेरी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और मैं अपने हिसाब से लड़ूंगी। फिर वही बात रही वहां पे बिहार में आरजेडी नेता कहते हैं कि वहां तो जी मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा, अखिलेश जी अपनी बात करते हैं, तो फिर गठबंधन और किस अखिलेश बात जी ने का है? 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों हाँ, की अनाउंसमेंट घोषणा भी कर दी है, वही घोषणा मैं कह कर रहा दी। हूँ। आप तथ्यों पे आइए ना, आप लोग बहस को कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। आप लोग आरोप प्रत्यारोप रोज लगाते रहते एक दूसरे के ऊपर। मैं जानता हूं कि पार्टी एक तो शर्मा जी, ऐसे में राजनीतिक भविष्य क्या होगा? राजनीतिक भविष्य ये है, देखिए देश में इस वक्त जो परसेप्शन लोगों के बीच में है वो मोदी जी का परसेप्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि मोदी जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी में ये डिसिप्लिन जरूर है कि जो बात रखनी है वो पूरे देश में एक मत होना चाहिए सबका। ये नहीं कि बीजेपी के नेता कोई एक दूसरा राग अलाप मतलब गा रहा है, तीसरा नेता कुछ और ही गा रहा है, ऐसा नहीं होता है।
तो पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में इसकी कमी है और इंडिया गठबंधन में समन्वय की सबसे बड़ी कमी है। आज तक समन्वय नहीं बिठा पाए आपस में पार्टी के राजनेता लोग। अब जम्मू कश्मीर में जाइए आप, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं यहां तो मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा, यहां आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर गठबंधन किस बात का भाई? चाय पीने के लिए गठबंधन है क्या? रोटी चलिए, खाने तो के लिए फिर किस बात गठबंधन का? है क्या? बहुत वाजिब प्रश्न आपने ये उठाया। बहुत बड़े सवाल है आरुषि जिसका सुंदरयाल जी। आपको जवाब देना पड़ेगा। उमा सिसोदिया जी, आप एक पढ़ी लिखी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, जिस मोटिव के साथ देश में आई थी 2011 में, और जिस मोटिव के वीरेंद्र साथ शर्मा जी, बनाया था, लेकिन मुझे वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज केजरीवाल जी के लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जी जी करिए। केजरीवाल जी ने जिस मुकाम के लिए, जो हमारे देश में जो उन्होंने सपने दिखाए थे दिल्ली के लोगों को, वो बिल्कुल पूरे नहीं कर रहे हैं। वो भटक गए हैं, वो भी कुर्सी के लालच में आज कुर्सी नहीं भ्रमित हो छोड़ना गए। चाहते हैं। आरुषि पहले वो सुंदरयाल सड़क जी, में बैठ जाते थे आरुषि छोटी सी सुंदरयाल बात जी, के लिए। उन्होंने आप एक चाहें- प्रतिष्ठित नेता जी, कांग्रेस बाकी की लोगों को टाइम नहीं शीला मिलेगा। दीक्षित जी को बाकी लोगों को उन्होंने टाइम नहीं देखिए मिलेगा। इस तरीके से बदनाम किया उस व्यक्ति ने कि शर्मा जी, हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए गलत बात वीरेंद्र है। शर्मा जी, बाकी लोगों का समय चला जाएगा। आ रहा हूं उमर सिसोदिया जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले आरुषि सुंदरयाल जी, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर सर फुटबॉल जैसी स्थिति अगर परिवार के भीतर होगी, तो आपको नहीं लगता कि प्रत्येक सदस्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि परिवार कोई सा भी हो, हर किसी का जो है हर किसी को सेटिस्फाई करना कभी पॉसिबल नहीं होता। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का नहीं, तो अधिकार फिर है। रिश्ता क्यों जोड़ा आपने फिर? नहीं, रिश्ता है बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता दर्द का है, और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपना अपना पॉइंट रखने का अधिकार है। कोई तानाशाही नहीं कर रही है कांग्रेस कि जो है कि सबको हमारे साथ आना पड़ेगा, सबकी हमारी मर्जी चलेगी, बस ऐसा कोई इशू नहीं है। एक परिवार में जब बात होती है तो बिल्कुल उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, हमारे जिसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा वो आगे चलेंगे, जिसके साथ नहीं आता है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। फ्री हैं सब लोग अपना अपना विचार रखने के लिए, और ऐसा ही होना भी चाहिए। पूरे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये बीजेपी का पैटर्न है कि वो डेमोक्रेसी की पूरी हत्या कर देते हैं। जो हमने करना है, तुम्हें मानना है सही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है सही है, गलत लग रहा है सही है, हमारी मर्जी है, तुमने वोट दिए हैं सबने, लेकिन हम तो वो वोट मिटा देंगे, हम तो हटा देंगे, हमारी जीते हुए मेयर को हम हरा देंगे। ये बीजेपी का पैटर्न है, हमारा है ही नहीं। हम जो ये गठबंधन है ना, ये एक परिवार की तरह है, सबको अपनी बात रखने का हक है। ये नहीं कह रहे हैं हम कि हमारे हिसाब से चलो तो चलेंगे, नहीं तो निकलो भारी, ये वाले नहीं है। जिसकी कॉम्बिनेशन जो बैठती है, बात करी जाएगी, बात कर रहे हैं, जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हो रहा है। गठबंधन इसी तरीके से बनते हैं और कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। उमा सिसोदिया जी, परिवार में मैं धीरेन्द्र भाई की कुछ बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, तीसरी बार हमारी सरकार वहां पर बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार। और सिर्फ दिल्ली नहीं, मैं उसके बाद हम लोग पंजाब में भी हैं, और देश की सबसे ज्यादा उभरती हुई पार्टी, और 10 साल के अंदर हम लोग राजनीतिक रूप से इतना आगे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं महज 10 साल में। और किसी भी पार्टी ने इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं लिया है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी सारी चीजें काफी है ये कहने के लिए कि जनता केजरीवाल के ऊपर कितना भरोसा कर रही है। सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, सिर्फ पंजाब की जनता नहीं, पूरे देश की जनता। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या नॉर्म्स होते हैं वो मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, बिल्कुल आपको पता होगा। और अगर केजरीवाल जी के ऊपर जनता का भरोसा नहीं होता तो हम लोग इस समय राष्ट्रीय पार्टी नहीं होते। और मैं जिस तरीके से जनता हमें पूरे देश में प्रेम दे रही है, आने वाले टाइम में भी देगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि केजरीवाल जी दीर्घायु हो, और जितने भी उनके ऊपर झंझावात इस समय बीजेपी ने, देश की सबसे नई पार्टी से जिस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है, वो देख के मुझे बड़ी दिली सुकून मिलता है कि वाकई में हम लोग कुछ हैं, तभी तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है। चलिए, रविंद्र कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के देश भर में किए कामों के कारण और प्रधानमंत्री की गारंटी के कारण हम अपने लक्ष्य 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस एनडीए ये जरूर हासिल करेगी। और जनता का साथ, जनता का विश्वास और जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जिस प्रकार से 2014, 2019 और तिबारा 2024 में बनाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये हमारा लक्ष्य होने वाला है 2024 में।
तो तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रविंद्र कुमार जी, आरुषि सुंदरयाल जी, वीरेंद्र शर्मा जी, उमा सिसोदिया जी, आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के निष्कर्ष इस नतीजे पर निकला है कि आने वाला समय जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में माहौल चुनावी हो चुका है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को आगे बढ़ा रही है और उसको आस है कि इस बार 400 पार होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलेगा। उधर इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम नेताओं में आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रयास हो रहा है कि 5 की 5 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी इंडिया गठबंधन के द्वारा, कि कांग्रेस का प्रत्याशी उस पर लड़ेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी 5 सीट पर जीत कराएगा। आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।